सौबात की एक बात यह कि जो पाकिस्तान के नेता मौलाना फजलुर रहमान आसिम मुनीर को याद दिला रहे हैं कि 1971 में भी सेना डींगे हाँक रही थी, फिर अगले ही दिन सरेंडर करके बैठ गई थी इंडिया के सामने, वो असल में वहां की सेना की सबसे दुखती रग छेड़ रहे हैं। लेकिन हमें भी तो याद रखना चाहिए और हर पीढ़ी को बताना भी तो चाहिए कि उस दिन भारत की सेना ने ऐसा क्या किया था जो दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ था, और वो कैसे करवाया था। ये तो सब जानते हैं, भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना का सरेंडर करवा दिया था 16 दिसंबर 1971 को। उसी की तो बात कर रहे हैं फजलुर रहमान। लेकिन 15 दिसंबर को पाकिस्तान के शासक जो थे उस टाइम, यहिया खान, वो क्या भाषण दे रहे थे, और 15 और 16 के बीच क्या हुआ था। 1971 की उस ठंडी दिसंबर की रात को पूरा पूर्वी पाकिस्तान घिरा हुआ था। जो अब बांग्लादेश है वो तब तक पूर्वी पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान था। चारों तरफ से भारतीय फौज ढाका की तरफ बढ़ रही थी। ढाका शहर के चारों ओर जाल सा बिछ चुका था। ठीक उसी समय, सिर्फ एक दिन पहले, 15 दिसंबर को पाकिस्तान के राष्ट्रपति यहिया खान क्या कह रहे थे? वो दावा कर रहे थे, हम अंत तक लड़ेंगे, आखिरी सांस तक जंग जारी रखेंगे, अंतिम सीमा तक प्रतिरोध करेंगे। लेकिन वो ऐसा बोल रहे थे जबकि उनको तो पता ही होगा। वो ऐसा क्यों बोल रहे थे? उनको तो पता ही होगा, उनकी फौज तो तब तक टूट चुकी थी। तो क्यों बोल रहे थे? कहानी यह थी कि यहिया खान की नजर टिकी हुई थी यूएन पर, यूनाइटेड नेशंस पर, संयुक्त राष्ट्र पर। उनको भरोसा था संयुक्त राष्ट्र युद्ध विराम करा देगा, एक सीज फायर थमा देगा, संघर्ष विराम व्यवस्थित कर देगा। यह पाकिस्तान की पुरानी चाल है कि जब दिखे कि हार होने वाली है तो दुनिया में हल्ला मचा दो या दुनिया को डरा दो कि देखो इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, और कोई ना कोई आकर सीज फायर करवा देगा। और जब सीज फायर हो जाए तो फिर चौड़े होकर सारी दुनिया में गाते रहोगे, हम तो जीत गए, हम तो जीत गए, हम तो जीत गए। यही पाकिस्तान ने उस टाइम भी किया था। और संयुक्त राष्ट्र महासभा में 104 देशों ने युद्ध रोकने का प्रस्ताव पास कर दिया था, क्योंकि अमेरिका और चीन पाकिस्तान का साथ दे रहे थे। प्रस्ताव पास हो गया था, लेकिन वो प्रस्ताव बाध्य नहीं था, क्योंकि सोवियत संघ भारत के साथ था। भारत ने उससे पहले अगस्त में ही सोवियत संघ के साथ संधि कर ली थी। जो रशिया की अगुवाई वाला सोवियत संघ था, यूएन में सोवियत संघ वीटो लगा देता था प्रस्ताव पर, सिक्योरिटी काउंसिल में। जो ये 104 देशों का प्रस्ताव पास हुआ था, ये जनरल असेंबली में हुआ था, वो बाध्य नहीं है। लेकिन सोवियत संघ भी संकेत दे रहा था कि बार बार वीटो नहीं लगा पाएगा। इसलिए भारत समझ रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है। 14 दिसंबर को ही यहिया खान ने पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना के जनरल नियाजी, पूर्वी पाकिस्तान में जनरल नियाजी थे, वो कमान संभाले हुए थे, और पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर थे मलिक, उनको संदेश भेज दिया था यहिया खान कि आगे ज्यादा दिन तक सामना करना मुश्किल होता जाएगा, तो लड़ाई रोकने के उपाय करो और जिंदगियां बचाओ। साथ ही उन्होंने फिर उधर यूएन से अपील कर दी थी कि भारत को रोको और पाकिस्तान की फौज की सुरक्षा की गारंटी दी जाए। लेकिन अपनी पब्लिक को दिखाने के लिए नियाजी और जुल्फिकार अली भुट्टो यूएन में चिल्ला रहे थे कि हम 1000 साल तक लड़ेंगे, 1000 साल तक जंग जारी रखेंगे। भुट्टो तो सुरक्षा परिषद से बाहर भी चले गए थे, कागज फाड़कर। पूरा ड्रामा हुआ था। यहिया की योजना साफ थी कि यूएन का युद्ध विराम आ जाए तो फौज सम्मान के साथ वहां से निकल जाए। युद्ध विराम हो जाता तो भारत ने जितनी भी बढ़त बनाई थी उस पर पानी फिर जाता। 16 दिसंबर की सुबह फिर भारतीय सेना प्रमुख सैम मानेकशॉ ने, उस समय ईस्टर्न कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ थे हमारे मेजर जनरल JFR जेकब, उनको फोन किया। कहा कि जेक, जाओ ढाका जाओ और सरेंडर करवा लो। अब जनरल जेकब ने पूछा कि सरेंडर किस पे करवाना है? पहले एक ड्राफ्ट बनाया था सरेंडर का, उस पर सरेंडर की बात करूं वहां जाकर? उस पर अप्रूवल आ गया। अप्रूवल पर जनरल मानेकशॉ ने जवाब दिया कि आप जानते हो क्या करना, बस जाओ। मतलब जवाब ही नहीं दिया, यानी सरेंडर के ड्राफ्ट की मंजूरी थी या नहीं थी, ये सब कुछ भी नहीं पता था जनरल जेकब को। जनरल मानेकशॉ ने कह दिया जाओ बस। एक ड्राफ्ट था सरेंडर का जो पहले तैयार किया गया था, वो लेकर जनरल जेकब हेलीकॉप्टर से ढाका पहुंच गए। कोई हथियार नहीं लेकर गए। साथ में उनके सिर्फ एक स्टाफ ऑफिसर था और अपना पाइप था जिसमें तंबाकू डालकर वो पीते थे। पाकिस्तान के जनरल नियाजी सोच रहे थे कि युद्ध विराम की बात करने वो आ रहे हैं,
इस्लामाबाद में यहिया खान सोच रहे थे कि ढाका में युद्ध विराम की बात होने वाली है और बात होगी कि दोनों फौजें कैसे वापस जाएंगी अपने अपने इलाके में। नियाजी भी यूएन के जरिए सम्मानजनक समझौते की उम्मीद लगाए बैठे हुए थे, लेकिन जनरल जेकब पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने आत्मसमर्पण की शर्तें पढ़नी शुरू कर दी। उनके सामने जनरल नियाजी का दिमाग घूम गया कि तो इंडिया कह रहा है कि बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दो, हमने तो सिर्फ युद्ध विराम की बात की थी। उनके अफसर वो विरोध करने लगे। तो जनरल जेकब ने जनरल नियाजी को कहा, एक तरफ आओ, उनके अफसरों से दूर आओ और उनको एक तरफ ले जाकर साफ कह दे कि देखो ऐसा है, हमने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है और बंगाल के मुक्ति वाहिनी के योद्धा ढाका में फैल चुके हैं। मुक्ति वाहिनी कौन थे? वो लड़ाके जो थे ज्यादातर वो कौन थे? वो पाकिस्तान की सेना के वो बंगाली सैनिक थे जिन्होंने पाकिस्तान की सेना के खिलाफ बगावत कर दी थी और बांग्लादेश की आजादी के लिए भारत की सेना के साथ लड़ रहे थे। तो जनरल जेकब ने कहा कि अगर आत्मसमर्पण कर दोगे तो हम तुम्हारी और तुम्हारे सैनिकों की और उनके परिवारों की सुरक्षा की गारंटी देंगे, अगर नहीं करोगे तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, हम तुरंत फिर से हमला शुरू कर देंगे, ढाका पर एयरफोर्स से बमबारी भी कर देंगे और ये बंगाल के लोग और मुक्ति वाहिनी के लड़ाके तुम सब लोगों को पकड़ पकड़ कर मार डालें, हमें नहीं पता, कोई तुम्हें बचाने नहीं वाला। 30 मिनट का टाइम है, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। ये सब बताया बाद में जनरल जेकब ने। जनरल जेकब बाहर आए, पाइप लेकर आए थे साथ में, तंबाकू डाला, अपना पाइप सुलगाया, 30 मिनट होने का इंतजार करने लगे। 30 मिनट हुए, वापस गए कमरे में और 3 बार पूछा, क्या स्वीकार करते हो सरेंडर? सरेंडर स्वीकार करते हो? सरेंडर स्वीकार करते हो? जनरल नियाजी चुप रहे। जनरल जेकब ने सरेंडर का कागज उठाया कि कहा कि चुप हो, इसका मतलब हम मान रहे हैं कि आपने स्वीकार कर लिया। जनरल जेकब बताते थे बाद में कि उन्होंने जनरल नियाजी की आंखों में उस वक्त आंसू देखे और तब जनरल जेकब ने और जोर दिया कि आत्मसमर्पण जनता के सामने रेस कोर्स पर होगा और पाकिस्तानी फौज गार्ड ऑफ ऑनर देगी भारतीय फौज को। उस समय भारतीय फौज ढाका शहर के अंदर बहुत ज्यादा तादाद में नहीं थी, फिर भी जनरल जेकब ये कह रहे थे। मेजर जनरल नागरा की टुकड़ियां ढाका के बाहरी इलाके में मीरपुर ब्रिज के पास पहुंच चुकी थी, करीब 2-3 हजार भारतीय सैनिक आसपास थे, जबकि जनरल नियाजी के पास ढाका में 26,000 से ज्यादा सैनिक थे। 26,000 से ज्यादा भारतीय सैनिक 2-3 हजार ही थे वहां पर, बाकी आ रहे थे। भारतीय फौज चारों तरफ से आ रही थी, लेकिन शहर में बड़ी तादाद में अभी घुसी नहीं थी। फिर भी नियाजी घिरे हुए थे क्योंकि आसमान में भारतीय विमानों का कब्जा था, रसद बंद हो चुकी थी, मुक्ति वाहिनी सक्रिय थी और लड़ना मुश्किल लग रहा था। जनरल जेकब मौका ताड़ गए थे। उन्होंने शर्तें ऐसी तय की जैसे कि जनरल नियाजी को लगे कि ये तो सारा अप्रूवल उनको दिल्ली से मिला हुआ है और फौज कभी भी आ जाएगी, जबकि वो सब वहां ऑन ग्राउंड तय कर रहे थे। जनरल जेकब, जनरल नियाजी ने कहा कमरे में सरेंडर पर साइन करवा लो। जनरल जेकब ने कहा नहीं, रेस कोर्स के मैदान में पब्लिक के सामने सरेंडर पर साइन करो। जनरल नियाजी ने कहा गार्ड ऑफ ऑनर कहां से दे दें, हमारे पास कोई अफसर नहीं है। जनरल जेकब ने कहा जो ये सुरक्षा में आपके अफसर खड़ा है ना, यही दे देगा गार्ड ऑफ ऑनर, ये लीड कर लेगा। आखिर जनरल जेकब के जनरल ऑफिसर इन कमांडिंग जनरल अरोड़ा दोपहर बाद ढाका पहुंचे, रेस कोर्स पर औपचारिक आत्मसमर्पण स्वीकार किया। जब तक यहिया खान यूएन का इंतजार कर रहे थे, भारतीय फौज ढाका के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। समय निकल गया, नियाजी को आत्मसमर्पण करना पड़ा। दोपहर करीब 4:30 बजे रेस कोर्स पर खुले मैदान पे टेबल पर बैठकर लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर दस्तखत किए। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने पिस्तौल सौंपी, अपनी वर्दी से शर्मनाक तरीके से बैज उतारे। इससे ज्यादा जलील करने वाला किसी फौजी के लिए कुछ नहीं हो सकता कि उसकी वर्दी से अपने बिल्ले उतारकर दुश्मन को खुद ही सौंपने पड़े। इतिहास में कभी किसी सेना की ऐसी बेइज्जती नहीं हुई है, कभी किसी सेना को ऐसे जलील नहीं होना पड़ा है। उसी शाम बांग्लादेश आजाद हो गया। आसिम मुनीर को वही याद दिला रहे हैं फजलुर रहमान कि यहिया खान भी यही सब डींगे हाँकते थे।
अगले दिन सरेंडर करके बैठी थी उनकी सेना। 100 बात की एक बात।